हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राज पुरोहित आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आया वो करंट अफेयर में है, जो ऑलरेडी सितंबर के 2 वीडियोज आ चुके हैं, जिसके अंदर 1 to लेके 20 सितंबर तक अपना पर एक चीज़ अपने डिटेल में कवर कर दी है। अब जो आज का जो वीडियो बनेगा और 20 से लेके 31 सितंबर का, मतलब आपका सितंबर आज आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ें हमारे सामने हैं, ठीक है, एक एक करके कवर कर लेते हैं। पर अभी तक हमारी न्यूज़ कैसी होती थी, बैंक और एसएससी को ज़्यादा फोकस कर रही थी। अब क्या रहेगा, बैंक एसएससी तो है ही, इसके अलावा और कोई एक नियर फ्यूचर में कोई आरआरबी वाला है पेपर आ रहा है, ग्रुप डी वाला हो गया, एनडीपीसी के पेपर हो गए, इंश्योरेंस के पेपर हो गया, हर जगह ये आपकी न्यूज़ काम की रहने वाली है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला न्यूज़ स्टार्ट होता है एक डे से, और वो कौन सा डे है, आरपीएफ डे। ठीक है, कब मनाया जाता है, 20 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स राइजिंग डे मनाया जाता है। वी सैल्यूट द आरपीएफ फॉर इट्स मेरिटोरियस सर्विस एंड ब्रेवरी करके। ठीक है, चलो तो 20 सितंबर को आरपीएफ मनाया जाता है, आरपीएफ डे मनाया जाता है, राइजिंग डे मनाया जाता है। अगर आपको आरपीएफ का में अंदर जाना है, इसके अंदर आपको अगर देश को सर्व करना है, तो उसके लिए भी आपको एसएससी का पेपर है वो आपको क्रैक करना रहेगा, और उसके लिए हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। थोड़ी अपनी एक बार जानी जाए, ठीक है, तो ओनली डे से काम नहीं चलेगा, हम उसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1957 फॉर द प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू रेलवे प्रॉपर्टी। देखो इसका मेन पर्पज क्या है, रेलवे की जो प्रॉपर्टीज है उसको सिक्योरिटी देने का काम काज करते हैं, और 1957 के अंदर क्या बना था, एक्ट बना था। ठीक है, मेन इनका कामकाज क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो प्रोसीजर चलाने का कामकाज करते हैं, जो भी ऑफेंडर, जो भी आरोपी है, ठीक है, और इन्वॉल्व इन द अनलॉफुल पोजेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी इन 1966 के हिसाब से। ठीक है, तो इनके पास इतना पावर है, ऑथोराइज है। Given the status of an armed forces of the Union on 20 September 1985 by amending the RPF Act by the Parliament। पहले क्या है, उनके पास ऐसे मतलब आर्म फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर नहीं आता था, मगर अब उनको वो भी पावर दे दिया गया था 1985, अब नहीं दिया, 1985 से उनको ये पावर मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे, मतलब इस पर ही अपने और डिटेल में पढ़े तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब ये उसी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, वो एक्चुअली पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो वही उसी कैटेगरी के अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ये काउंट होता है, आता है। ठीक है, चलो स्टैब्लिश द आरपीएफ ओरिजिन ट्रेस बैक टू 1854 व्हेन द ईस्ट इंडियन रेलवे अपॉइंटेड द स्टाफ डेजिग्नेटेड एज अ पुलिस फोर्स इज द ओवन फोर्स। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं 1854 की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक डिटेलिंग होगी आरपीएफ के बारे में। अब एक संगठन है, मोस्ट टाइम भी संगठन है, जैसे अपना डीआरडीओ का नाम सुना होगा, इसरो है, ऐसा एक काफ़ी मतलब अच्छा काम करने वाला एक संगठन, इसका नाम है बीआरओ। ठीक है, प्रोजेक्ट विजायक BRO सेलिब्रेट्स द 15 राइजिंग डे इन द कारगिल विद ₹1200 करोड़ इंफ्रा। उसकी बात की जा रही है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन करके है। ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है विजायक सेलिब्रेट्स द 15 राइजिंग डे इन द लद्दाख। ओके, डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑन September 21, 2025 प्रोजेक्ट विजायक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इज द 15 राइजिंग डे इन द कारगिल लद्दाख। Okay, to mark this milestone, BRO announced a significant infra development plan worth over 1200 crore as it's embark on its the 16th year of the operation। ठीक है, तो ऑपरेशन हुए इतने साल के बाद में इतना इसके ऊपर काम हो रहा है 1200 करोड़ का। ठीक है, सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 2010 प्रोजेक्ट विजायक हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग ओवर द 1400 किलोमीटर ऑफ द रोड एंड द 18 मेजर ब्रिज अक्रॉस द लद्दाख। एक्चुअली देखो, ये तो एक करंट एक इवेंट है, एक न्यूज़ है, एक अमाउंट एलोकेट किया उसकी बात की जा रही है। बाकी बीआरओ का मेन कामकाज क्या रहता है कि बॉर्डर पे जितना इंफ्रा बनाए, जैसे रोड वगैरह हो गया, ठीक है, वो बनाने का काम इनका ही रहता है। ठीक है, चलो फिर, और ये कौन होता है, बीआरओ के अंदर प्रॉपर आर्मी वाले पर्सोनल रहते हैं। ओके, एक ऐसा नहीं कि भैया कॉन्ट्रैक्टर है वो लग जाते होंगे, नहीं, ठीक है, आर्मी ही रहती है ये। चलो, तो एक बुक है, और बुक के जो मेन कवर है आप देख सकते हो, इस प्रकार से ये कवर दिखेगा,
और ये नरेंद्र मोदी जी आपको फोटो में दिख रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके ऊपर ये बुक है। यूनियन मिनिस्टर मुरुगन रिलीज अ बुक ऑन द पीएम मोदी पॉलिसीज। अभी तक की जितनी भी मोदी जी की जो पॉलिसी चली है, ठीक है, उसका एक प्रकार से कंपाइलेशन आपको मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। द बुक का नाम है मोदीनोमिक्स द जर्नी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ करके, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो ऑथर कौन है आपका रहेगा समीर कोचर, द चेयरमैन ऑफ द स्कॉच ग्रुप, ठीक है। तो समीर कोचर आप अपने कोचर है, इसका नाम आप याद रखना। रिलीज किसने की है, तो आपका रहेगा डॉक्टर एल मुरुगन करके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। चलो, तो किसके बारे में है, किसने लिखी है, किसने रिलीज की है, जहां जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब मैंने बता दिए। अब लास्ट लाइन के अंदर कुछ अच्छा लिखा हुआ वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पीएम मोदी 25 years in the government as it's the cover every citizen focus scheme from its his tenure in Gujarat to his leadership at the center। आपको पता ही है जो सत्ता के अंदर मोदी जी का खुद देख रहे हैं 25 साल से एज ए पीएम और सीएम, ठीक है। 25 साल से तो ये सर्व कर ही रहे हैं। तो यस, बहुत लंबा ड्यूरेशन रहता है, उसके अंदर बहुत सारी उनकी पॉलिसीज वगैरह आई है, तो उन सब का एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो समीर कोचर करके आपको याद रखना है, द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ मोदी मिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। एक मूवी के बारे में है। अब ये कौन सी मूवी है, कहाँ जा रही है, तो नीरज गायवान करके इसका जो इनकी मूवी है, ये डायरेक्टर है, और मूवी का नाम है होम बॉन्ड करके। होम बॉन्ड अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। होम बॉन्ड सिलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2026। जब भी मूवी की बात की जा रही है तो वर्ल्ड लेवल पे ऑस्कर के काफ़ी वैल्यू है, इसका काफ़ी नाम है, काफ़ी गुडविल है, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से ये नॉमिनेट अभी हुई है, सेलेक्ट हुई है, ठीक है। अब ये जीतेगी नहीं जीतेगी वो तो बात की बात है। हिंदी फिल्म द होम बाउंड नेम्ड इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर। ओके, चलो अब देखते हैं। इट हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड बाय द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI एज इंडिया सबमिशन फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी 98 एकेडमी अवार्ड, ठीक है। 98 एकेडमी अवार्ड्स 2026 के अंदर, जिसे एकेडमी अवार्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑस्कर बोलते हैं। अब देखते हैं कौन है इधर एक्टर और एक्ट्रेस, वो एक बार देख लेते हैं। तो स्टार के अंदर फोटो आप देख सकते हो, इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है ईशान खट्टर, और ये शाहिद कपूर है, उनके भाई हैं, और जानवी कपूर को भी आप जानते ही होंगे, ठीक है। और दो स्टार को आप विशाल जेठवा करके जो ये लीड के अंदर जो एक्टर है उनका नाम है विशाल जेठवा, ठीक है। तो नाम भी पता होना चाहिए। और ये एक्चुअली मूवी बनाई गई है एक नॉवल पे है, और कौन सी इसका आर्टिकल है, वो नॉवल कौन सा है वो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूयॉर्क टाइम आर्टिकल अ फ्रेंडशिप पेंडेमिक एंड डेथ बिसाइड द हाईवे बाय द बरसत पियर करके, ठीक है। तो किसके ऊपर ये मूवी है वो भी आपको डिटेल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑस्कर 2026 में इंडिया की तरफ से जो मूवी गई उसका नाम है होम बाउंड करके। देन फिर देख रहे हैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल अगर हम देखें तो द फिल्म थीम ऑफ कास्ट आइडेंटिटी मार्जिनलाइजेशन कैरी स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेवेशन। एक्चुअली ये सब मूवीज किसके बारे में होती है, सोशल के मतलब एक समाज में एक अच्छा चीज लाने के लिए और एक समाज को आईना बताने का काम काज करता है, वही मूवी नॉर्मली और जनरली वहाँ पर सेलेक्ट होती है, ठीक है। और प्रीमियर एट 2025 कैनन फिल्म फेस्टिवल इन द UN सर्टेन रिगार्ड सेक्शन, ठीक है। एट द 50th मतलब अलग अलग जगह पर ये ऑलरेडी ये मूवी वहाँ पर गई हुई है और एक अवार्ड भी जीत के लाई है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये ऑस्कर पे गई हुई है। डन। चलो, BCCI का तो नाम किसने नहीं सुना होगा, सबने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड ने सुना होगा, काफ़ी जलवा रहता है BCCI का, ठीक है। फॉर्मल दिल्ली के कैप्टन है मिथुन करके हैं मनहास, मिथुन मनहास, जिनका फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरी संभावना है नहीं, एक्चुअली ये बन चुके हैं, ये वो वाली न्यूज़ है इसमें संभावना थी, ठीक है, कि ये BCCI के प्रेसिडेंट बनने वाले, एक्चुअली बन गए हैं, ठीक है। तो मिथुन मनहास करके याद रखना। फॉर्मर दिल्ली क्रिकेट कैप्टन मिथुन मनहास इज पोस्ट टू बी बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको बोलते शॉर्ट में BCCI, ठीक है। इसके पहले कौन थे, अभी जैसे ये किनकी जगह किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो
रोजर बिन्नी नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, अभी स्टेप डाउन हो गए फ्रॉम द पोजीशन इन अगस्त 2025 एंड सिंस, तब से लेके बोले ये तो सर अगस्त के बाद तब तक बीसीसीआई को कौन संभाल रहा है, तो राजीव शुक्ला, आप लोगों ने कई बार इनका फोटो वगैरह जो मोटे से है, ठीक है, गोरे से है, ठीक है, बीसीसीआई के ये वाइस प्रेसिडेंट यही एज अभी इंटरिम प्रेसिडेंट की तरह ये कामकाज कर रहे हैं। राजीव शुक्ला की बात करते हैं तो राजीव शुक्ला सेट टू कंटिन्यू एज ए वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहने वाले हैं। और एक करके पर्वतीश सिंह भाटिया एज ए जॉइंट सेक्रेटरी एंड आपका रहेगा रघुराम भट्ट एज अ ट्रेजरर, ठीक है। तो मेन इनकी जो बीसीसीआई में जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है सबके जो पर्सन है वो मैंने बता दिया, उनके अपॉइंटमेंट वगैरह बता दिया है, ठीक है। चलो, तो ये व्यक्ति बहुत ही जल्दी आपको क्या मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया समुद्र से समृद्धि इन गुजरात लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ये कैंपेन बोलो या प्रोजेक्ट बोलो, इसमें बहुत सारा इंफ्रा प्रोजेक्ट भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। तो उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया गुजरात में भी, कहाँ पर, भावनगर के अंदर, भावनगर गुजरात लॉन्च द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टोटलिंग द ओवर 34,200 करोड़, ह्यूज अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। मैरिट टाइम इंफ्रा की बात करते हैं, ठीक है, 7,870 करोड़। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनने वाला है इंदिरा डॉक पे, ये सब काम कर रहे हैं। टूरिज्म, जिससे क्या टूरिज्म वगैरह भी बढ़ेगा। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पोर्ट है कोलकाता के अंदर, ठीक है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा, क्योंकि अभी जो कोलकाता के अंदर है वो हल्दिया पोर्ट है जो चल रहा है, ठीक है। अब नया पोर्ट बनने वाला, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सॉरी, ठीक है। पारादीप पोर्ट की बात करते हैं तो इसका एक नया कंटेनर बर्थ एंड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी भी सेटअप होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी पारादीप पोर्ट तो है ही, ठीक है। तो उसके अंदर अपने एक नया डेवलपमेंट करने वाले एक सेक्शन वो भी इधर है मेंशन है। चलो, और भी है पोर्ट्स हर जगह एक्चुअली, कई या तो नया का नया पोर्ट बनाया जा रहा है या तो फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्ट है उसके अंदर और डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे आपका रहेगा कामराजार पोर्ट करके है, चेन्नई पोर्ट है, वहाँ पर भी प्रोटेक्शन वर्क है, सी वॉल और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कार निकोबार आइलैंड के वहाँ पर जो सी वॉल बनाई जा रही है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट है जो कांडला पोर्ट है एक्चुअली, जो गुजरात के अंदर, उसे दीनदयाल पोर्ट बोला जाता है। वहाँ पर मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ और द ग्रीन बायो मेथनॉल प्लांट भी सेटअप होने वाला है। पटना और वाराणसी का शिप रिपेयर फैसिलिटी, पटना और वाराणसी में क्या बनने वाला है, शिप रिपेयर फैसिलिटी बनने वाली है, जिससे क्या रहेगा, इंडियन वाटरवेज इंफ्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो बहुत मल्टीपल चीज़ें हो रही है, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, अब अपने बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल की बात, जो भी फर्स्ट अभी जो मैंने आपका पहला इसके अंदर लिखा था वही वाला पहला पॉइंट था, वही है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट ऑलरेडी कर दिया है इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जिसे बोलते हैं MICT एट द इंदिरा डॉक इन द मुंबई, ठीक है। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 4,15,000 स्क्वायर फीट है। MICT इज डिजाइन टू हैंडल अप टू 1 मिलियन पैसेंजर एन्यूअली, इतनी इसकी कैपेसिटी रहेगी। और वहाँ पर कितने से एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, 5 क्रूज शिप्स है वो वहाँ पर डॉक हो सकते हैं और उनका आवागमन चला जा सकता है, ठीक है। द टर्मिनल फीचर्स 72 इमिग्रेशन एंड द चेक इन काउंटर, वेव इंस्पायर द सेलिंग एंड द मॉडर्न इंटीरियर, ठीक है। द MICT हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्रूज भारत मिशन, किसका ये पार्ट है, क्रूज भारत मिशन, जिससे क्या रहेगा, हमारे इंडिया के अंदर भी इस प्रकार का जो मैरिट टाइम जो टूरिज्म है उसके अंदर हम अच्छा कामकाज कर पाए। और इनका इसमें नॉर्मल क्रूज नहीं होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के क्रूज और उसके अंदर पोर्ट टाइज इनकी फैसिलिटीज़ वगैरह या टर्मिनल वगैरह बनाए जाएंगे। हैज़ बीन डिज़ाइन एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली मैंने आपके लिए फ़ोटो भी लेके आया हो, लो इस प्रकार के कुछ दिखेंगे, ठीक है, एकदम इंटरनेशनल लेवल का आपको फील आ जाएगा। ऐसा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, कहाँ पर, मुंबई के अंदर। PM मोदी लॉन्चेस द इंडिया लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, ओके। चलो डन। अब बात करते हैं दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता, ओके, उन्होंने लॉन्च किया है MLA ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर द ग्रास रूट गवर्नेंस, ठीक है। तो एक MLA ऑन व्हील
मतलब एक गाड़ी टाइप ही, एक प्रकार से छोटी सी बस होगी, वहाँ पर एमएलए बैठेगा और क्या रहेगा, जो लोगों की जो बातें हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनेगा और सॉल्यूशन निकालने का कामकाज करेगा। तो ऐसा उन्होंने काफ़ी खर्चा करने वाला है, किस देखो मैं पढ़ूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बस वो एमएलए जिनको इतनी फैसिलिटी दी जा रही है वो बस लोगों की बातें सुने और वो सॉल्व करे तो बढ़िया है, तो अच्छा काम है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता लॉन्च द एमएलए ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल एंड रिजॉल्व देयर द ग्रीवियंस। ओके, जिससे क्या रहेगा, गवर्नेंस को और अच्छे से संभाला जाए और लोगों से ज़्यादा क्लोज रहेगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ये पर्पज़ है। ठीक है, टू ब्रिंग द गवर्नेंस डायरेक्टली टू द सिटीजन डोर स्टेप, eliminating the need for them to visit government offices for the grievances and relation and the service access। ऐसा ना हो जाए कि एमएलए भाई साहब से, एमएलए से मिलने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ पर घूमना पड़े। इस केस में ऐसा है कि एमएलए की एक जगह या उसका एक मोबाइल जो भी जो मूवमेंट एक व्हील्स है, ठीक है, अलग अलग एरिया के अंदर उनका वो गाड़ी है वो डॉक हो जाएगा, रुक जाएगा और वहाँ पर जो जिसको प्रॉब्लम है उस एरिया के अंदर, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। देखो किस प्रकार का ऑफिस है ये, मोबाइल ऑफिस है, एक फिक्स ऑफिस नहीं है, मोबाइल ऑफिस है। इक्विप्ड विद द लैपटॉप रहेगा, एक स्टेनोग्राफर होगा, क्लर्क होगा, वाईफाई होगा, माइक्रोफोन्स होंगे और सीटिंग फॉर द अप टू 10 पीपल, 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, मतलब एक बस जैसी एक व्यवस्था होगी। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। रजिस्टर एंड फॉरवर्ड पब्लिक कंप्लेंट टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एफिशिएंटली। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, बस ये बढ़िया से काम करे तो अच्छा है लोगों के लिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, बीजेपी ने लॉन्च किया नेशन वाइड जीएसटी सेविंग फेस्टिवल फ्रॉम सितंबर 22 से लेके 29 तक। आपको जिस प्रकार से आपको पता ही है, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के जो पहले 4 स्लैब थे उसको कम करके कितने कर दिए हैं, 2 कर दिया, 5 और 12 अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले 18 वाला है, 18 वाला को 5 में ला दिया और 28 वाले को 12 में ला दिया, तो एक ह्यूज चेंजेस आपको मिलेगा, जिससे आप देख सकते हो अभी मार्केट के अंदर लोग काफ़ी परचेजिंग भी कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर आपको बूस्ट भी मिलेगा। तो उसको और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट या फिर बीजेपी क्या कर रही है, गवर्नमेंट आज की तरह बीजेपी की है तो वो उसको और सेलिब्रेट कर रही है, कैंपेन कर रही है वगैरह वगैरह। द बीजेपी is set to launch a nationwide campaign titled the GST Saving Festival from September 22 से लेके 29। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। द एम क्या है, कनेक्ट विद द पीपल एट द ग्रास रूट, ट्रेडर, शॉपकीपर, पब्लिक टू द हाईलाइट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स। एक्चुअली जो उन्होंने ये काम किया वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि देखो ये हमने किया है और इससे ये आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, जिससे जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो उनको और वोट मिल पाए। ठीक है, तो अच्छा है, वैसे खराब नहीं है इसमें। ओके, अर्लियर दिस मंथ जो ऑलरेडी मैंने बता दिया 56 नंबर के जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या हुआ आपको पता ही है, जो रेशनलाइज जीएसटी रेट 2 स्लैब के अंदर कर दिया है। ठीक है, 18% वालों को 5 में ला दिया है और 28 को किस में ला दिया है, 12 में ला दिया। डन, चलो फिर आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। आज थोड़ी एनर्जी कम मिलेगी यार, क्या करें, थोड़ी तबीयत खराब है हमारी, आवाज़ वगैरह और बाकी भी फीवर जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ओके, चलो, तो थोड़ी आवाज़ अगर कम ऊपर नीचे हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इश्यू द आईडी कार्ड फॉर द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। ठीक है, तो तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं वगैरह रहती है उनको आईडी कार्ड देगा। ओके, चलो, तो अच्छा इनिशिएटिव। और इससे क्या होगा वो एक बार देखते हैं। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये जो सलेम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर उन्होंने पहली बार क्या है, इसको इनॉग्रेट कर दिया है। ओके, अलॉन्ग विद द इशूइंग द आईडी कार्ड के साथ साथ में उनको क्या रहेगा, लोन का अमाउंट भी दिया जाएगा। कितना, 3500 करोड़ का टोटल एक प्रकार से एक कॉर्पस रखा हुआ है, वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल्फ हेल्प मेंबर के लिए। तो यस, अच्छा इनिशिएटिव है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन विल बी एबल टू कैरी प्रोडक्ट अप टू द 100 किलोमीटर फ्री ऑन द गवर्नमेंट बसेस। ओके, तो इतना भी इसके अंदर और बेनिफिट्स है। और जितने भी जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है उनसे क्या मिलेगा, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। दे विल आल्सो गेट द डिस्काउंट इन द गवर्नमेंट एंटिटी। तो ओवरऑल देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को बूस्ट करने का एक कामकाज किया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने। ओके, चलो,
ट्रम्प कान, ये हर जगह है ट्रम्प। ट्रम्प ने क्या किया आपको बताइए, H1B वीज़ा है, ठीक है, उसकी फ़ी अब उन्होंने कितना कर दिया, $1 लाख कर दिया है। काफ़ी मतलब H1B क्या वीज़ा क्या होता है एक्चुअली, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या रहेगा, अमेरिका के जो कंपनीज है वो बाहर के जो फॉरेनर्स के अब्रॉड्स वगैरह जो लोग हैं वह उसके टैलेंट को हायर करते हैं और उसके बाद में उनको सैलरी वगैरह देने का काम करते हैं। अब इस केस में होता क्या था कि इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा टैलेंट है ही, ठीक है, तो टैलेंट हो गया इंडिया का, हो गया चाइना का, हो गया और भी अलग अलग कंट्री का है, तो वो इधर से वह डायरेक्ट कंपनी के अंदर हायर हो जाते थे और उसके बाद में कुछ छोटा सा, अभी पहले हज़ारों डॉलर के अंदर कुछ अमाउंट होता था, ठीक है, वो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर देता था और कुछ कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को भी पे करना पड़ता था। अब वो सडन उसका अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया है और वो कितना है, $1 लाख फ़ी है इतना, ठीक है, तो इससे एक अच्छा खासा अमाउंट उनकी ट्रेजरी में आ जाएगा, यूएस की ट्रेजरी के अंदर आ जाएगा। ओके, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन अ प्रोक्लेम इम्पोजिंग द 1 लाख, मतलब अपने इंडिया की अगर अमाउंट की बात करते हैं रुपी में तो 88 लाख रुपी फी ऑन H1B वीज़ा स्पॉन्सरशिप, और अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा दिया है। इससे क्या रहेगा, यूएस की फर्म जो हायरिंग कर रही है फॉरेन स्किल्स को, उसके अंदर कहीं ना कहीं दबाव आएगा उनको, क्योंकि उनकी नई कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाएगी। अब $100,000 फी विल बी द वन टाइम, ठीक है, पेमेंट इम्पोज द ओनली ऑन न्यू एप्लीकेशन के अंदर इम्पोज किया जाएगा। पॉलिसी चेंज करने के पीछे कारण क्या है, एम्प्लॉय स्पॉन्सर H1B वीज़ा मस्ट नाउ पे $1 लाख पर एप्लीकेंट अप टू फ्रॉम अ फ्यू $1,000 अर्लियर, पहले इतना होता था। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर मिसयूज को रोकना चाह रहे हैं। इंश्योर ओनली द हाईली स्किल लोग हैं उनको ही बुलाया जाए, प्रोफेशनल एंड हायर, एंड द प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर फ्रॉम द वेज डिप्लेसमेंट, ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअल रीजन क्या है हमें पता ही है, ठीक है। चलो, इंडिया पे ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशंस तो रखेंगे क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं वो यूएसए के अंदर काम करते हैं। ओके, तो कॉस्ट बैरियर की बात करते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, लार्जेस्ट H1B आपके यूजर्स हैं, विल फेस स्टीप राइज इन द कॉम्प्लियंस कॉस्ट एंड पोटेंशियली द रिड्यूस द हायरिंग, जिससे क्या करेंगे उसकी हायरिंग काफ़ी कम कर लेंगे वो लोग, ठीक है। ब्रेन ड्रेन इम्पैक्ट होगा, इंडियंस मेक अप टू 71% ऑफ द ऑल H1B वीज़ा होल्डर। तो आप जिसे देख सकते हो कि इम्प्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंडियंस पे ही आने वाला है, आउट ऑफ 171% तो ओनली इंडियन है। हायर फी मे लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर द मिड लेवल टैलेंट, बिजनेस इम्पैक्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आने वाले हैं, ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। अब अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं बच्चों, क्या था नेक्स्ट न्यूज़। ओके, तो वेट, इसको ऐसे करना पड़ेगा। अबाउट अब H1B वीज़ा के बारे में एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। नॉन एमिग्रेंट यूएस वीज़ा अलाउइंग द एम्प्लॉयर टू हायर द फॉरेन वर्क्स इन स्पेशली द ऑक्यूपेशनल्स रिक्वायरिंग द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। एम की बात करते हैं, इसका H1B वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस शॉर्टेज ऑफ द स्किल वर्कर इन द सेक्टर लाइक द STEM, finance, IT, medicines, and they ensure the fair pay to prevent the wage undercutting of the American workers, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है तो रिक्वायर एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री और द इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट फील्ड, इतना तो होना ही चाहिए। टेन्योर देखते हैं तो 3 साल तक ये वैलिड रहता है ये वीज़ा, उसके बाद इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 6 ईयर, ठीक है, बियॉन्ड डेट इफ ग्रीन कार्ड प्रोसेस इनिशिएटेड। बाद में तो इतने साल तक अगर वो काम करेगा तो अपना ग्रीन कार्ड के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से PR परमानेंट रेसिडेंट हो जाएगा यूएसए का। चलो, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है। 23 सितंबर को नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम मोस्ट टाइम पे है जो आप येलो में देख सकते हो, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ओके, दिस ईयर मार्क द 10th एडिशन of Ayurveda Day celebration, and the main event will be celebrated at the All India Institute of Ayurveda IIA in Goa. ओके,
तो कहाँ सेलिब्रेट होने वाला, ये लोकेशन भी हमने बता दिया। और इसकी अगर हिस्ट्री में जाए, आयुर्वेदा डे की बात करते हैं तो आपका रहेगा धनतेरस एवरी ईयर, उस समय सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ द लॉर्ड धन्वंतरी द फिजिशियन ऑफ द गॉड्स। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे आपको पता ही है, जो हमारे भगवान हुआ करते थे हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, तो उनके आपके एक प्रकार फिजिशियन का काम रोल प्ले करते थे। ठीक है, द डेट बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर यूज टू द वेरी एवरी ईयर, तो चेंज होता रहता है, डेट कोई फिक्स नहीं रहता हमारे हिसाब से। बाकी 23 सितंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे अपने चलते हैं। 50th गोल्डन जुबली मीटिंग ऑफ द नेशनल कमेटी ऑफ द आर्चिविस्ट कंक्लूडेड इन द चेन्नई। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, आर्चिवर्स क्या रहते हैं वगैरह वगैरह। तो 2 दिन का ये है, तो 2 डे 5th गोल्डन जुबली मीटिंग होने वाला है ऑफ द नेशनल कमेटी ऑफ द आर्चिविस्ट, जिसे बोलते हैं एनसीए बोलते हैं, कंक्लूडेड सक्सेसफुली ऑन द 19 सितंबर से ले 19 सितंबर एट द तमिलनाडु आर्चिवर्स इन चेन्नई। ओके, जॉइंटली ऑर्गेनाइज कौन कौन करने वाला है, ये तो पहले तो ये जो बॉडी है NAI वाली जनपद न्यू दिल्ली एंड द तमिलनाडु आर्चिवर्स एंड हिस्टोरिकल रिसर्च चेन्नई, ये दोनों के दोनों बॉडी साथ में मिलकर इसको क्या कर रही है, ठीक है, होस्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। ओके, पहली मीटिंग कब हुई थी, हैदराबाद में हुई थी 1954 के अंदर। ये भी आपके लिए काम का है, हिस्ट्री से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलो अब नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये है भी क्या। तो जितने भी हमारे ये प्रकार से कस्टोडियन है, संरक्षक है किसके, रिकॉर्ड्स के। ठीक है, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंड्योरिंग द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको संभाल के रखने का काम काज इनका है। इट वॉज ओरिजिनली स्टैब्लिश एट द एज द इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ऑन 11 मार्च 1891 इन द कोलकाता। ओके, तो अगर आपको हिस्ट्री से, क्योंकि मैंने बोला था पहले ही कि जब सेशन स्टार्ट कर रहा था मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, अब की बार का सेशन बैंक SSC से भी ऊपर जाने वाला है, और भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पर काम का है। तो उसकी वजह से अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे करंट इवेंट से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और फिर कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था, या फिर बोल सकते वहाँ पर ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसको ट्रांसफर कर दिया, और कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर 1911 के अंदर। ठीक है, और हेडेड अगर बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्चिव्स एंड नोडल इसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसके अंडर में ये आता है। चल नेक्स्ट न्यूज आपके सामने एक मंदिर की न्यूज है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया रीडेवलपमेंट ऑफ द 524 ईयर, काफी पुराना मंदिर है। ठीक है, और 520 ईयर ओल्ड माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इन द उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर। वेट अ मोमेंट, हाँ ये रहा, मैंने बोला कहाँ गया हमारा ये स्टॉपर। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और मंदिर का नाम है आपका, एक्चुअली रीडेवलपमेंट हुआ है, माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इन द उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा। ओ सॉरी गड़बड़ हुआ, ऑफ कोर्स एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि उदयपुर ये कौन सा वाला, राजस्थान वाला नहीं है। हम क्या राजस्थान से, तो राजस्थान को कनेक्ट होते ही ज़्यादा मैं भावनाओं में बह गया। ये नाम में आप देख सकते हो। ठीक है, मंदिर का आकर त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा में है, मगर ये उदयपुर करके लोकेशन है। ठीक है, गोमती डिस्ट्रिक्ट ऑफ द त्रिपुरा वहाँ पर है। ओके, चलो, द टेम्पल आल्सो नोन एज त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल और माताबरी इज वन ऑफ द 51 रिवर शक्ति पीठ इन इंडिया। आपको पता ही है, जैसे सती माता जो महादेव की जो पहली जो वाइफ थी, ठीक है, तो जैसे वो गुस्से में हो जाते हैं और उसके बाद में उन्होंने आत्मदाह एक प्रकार से कर दिया था महादेव की, जो एक सभा के अंदर उनका डिसरिस्पेक्ट हुई थी, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे आंसर दिया था। तो बाद में वो 51 शक्तिपीठ है अपने इंडिया के अंदर, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वो, और वहाँ पर अभी बड़े बड़े मंदिर हैं। ओके, तो उसमें से ये है। ओके, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, याद रखना। फोटो में आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा फोटो दिख रहा है। इससे एक्चुअली यूट्यूब पे मैंने इसका पूरा वीडियो भी देखा, काफ़ी अच्छा मंदिर है। द टेम्पल वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन द 1501 सी बाय महाराजा धन्य माणिक्य बहादुर वैन उदयपुर, जब उदयपुर उस समय की बात है, देन नोन एज रंगामती वॉज द कैपिटल ऑफ द इट्स वस्त माणिक्य किंगडम। ठीक है, तो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, 524 साल पुराना, देख सकते हो आप। ठीक है,
चलो, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल वॉज रीडेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ द 52 करोड़। कितना? 52 करोड़ उस समय लगा, अब लगा विथ फंड फ्रॉम द, एक प्रसाद करके हमने ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम लगाई हुई है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वो क्या करता है, वो यही काम करता है, रीडेवलपमेंट वगैरह करने का काम का, जिससे टूरिज्म और बढ़े। ओके चलो, और जो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर कितना पैसा डाले हैं, 7 करोड़ डाले हैं। त्रिपुरा के गवर्नर की बात करते हैं तो नाम रहेगा इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ठीक है। और सीएम देख बात करते हैं डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। त्रिपुरा की ये अपनी डिटेलिंग स्टेटिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे सामने न्यूज़ है, वो मोदी जी ने लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5100 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी बात है, ठीक है। पहले कटा कटा सा लगता था, काफ़ी दूर लगता था, और इस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर हो रहा है, तो यस इंडिया का पार्ट सा फील होता है। पीएम मोदी ने वर्चुअली लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द 2 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द सी योमी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सी योमी डिस्ट्रिक्ट, एंड कन्वेंशन सेंटर इन द तवांग, ठीक है। तो एक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा, जैसे आप गांधीनगर में आप देख सकते हो, अच्छा एक महात्मा मंदिर में जो कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में करना हो तो वहाँ पर अभी ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो देखते हैं, तो टाटो हाइड्रो पावर करके है 186 मेगावाट जॉइंटली बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर ये फैसिलिटी को बना रहे हैं। ह्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर निपको करके वही सेम टू सेम स्टेट और निपको करके बना रहे हैं, और दिस प्रोजेक्ट टू बी डेवलप ऑन द यारजिप रिवर। कौन सी रिवर है? यारजिप रिवर करके, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्ट आपको पता होने चाहिए, न्यूज़ में रहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन सेंटर की, बात करते हैं द स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर इन तवांग अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। अब डिवाइन के बारे में भी, अपने डिवाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, मगर देखो उसके कितना भव्य रहेगा ये कन्वेंशन सेंटर, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कितने डेलीगेट वहाँ पर आ सकते हैं, डेलीगेट्स की बात करते हैं, कैपेसिटी 1500 प्लस डेलीगेट्स की कैपेसिटी है। ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर सकता है, कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं, एग्जीबिशन हो सकता है, मल्टीपर्पज वो तो कन्वेंशन हॉल रहता है, राइट। उससे इनकम भी खड़ी होती है। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में हम बात करें तो उसका पूरा नाम क्या रहता है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट करने के लिए अलग से इन्होंने एक बॉडी ही बना रखी है, उसका नाम है पीएम डिवाइन, ठीक है। अब ये स्कीम है, इट इज अ सेंट्रल state scheme fully funded by the central government, implemented by the मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे बोलते हैं डोनर बोलते हैं उसका शॉर्ट में, ठीक है। और टाइम फ्रेम कितना रखा इस योजना के लिए? तो 2022 से लेके 26 तक, ओके। आउटले कितना पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर? 6,600 करोड़, ठीक है, 6,600 करोड़ इसके 4 साल के पीरियड के अंदर, 5 साल नहीं 6 साल के अंदर, सॉरी 4 ईयर के अंदर। अब बात करते हैं डोडो के बारे में। अब डोडो बिकम द गुजरात 4th सोलर विलेज अंडर द पीएम सूर्य घर योजना। अब डोडो एक गांव है, ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर पास्ट में मैंने जब पहला गांव आया था उस समय मैंने बताया था, पीएम सूर्य योजना के बारे में बताया था। 14 गांव है, ठीक है, डोडो। अब ये कहाँ पर आया वो भी एक बार देख लेते हैं। पीएम मोदी ने ऑफिशियली डेडिकेटेड डोडो एज अ सोलर विलेज टू द नेशन ड्यूरिंग द समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम इन द भावनगर गुजरात। ऑलरेडी एक न्यूज़ लेके आया था मैं आज ही, अभी थोड़ी 5-10 मिनट पहले आप देखोगे तो भावनगर में एक इवेंट हुआ था, ठीक है। डोडो इज द 4th सोलर पावर विलेज इन द स्टेट आफ्टर द रहेगा आपका मोडेरा इन मैसाना, ठीक है, मोडेरा मैसाना के अंदर है, ठीक है। सुकी इन खेड़ा एंड मसाली इन द बनासकाठा। तो सब जितने भी अब तक के गांव थे और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं वो भी मैंने बता दिया है। डोडो के बारे में थोड़ा जानते हैं। रिमोट विलेज है गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर। कच्छ इंटरनेशनली अक्लेम्ड एट द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑलरेडी इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है एक UNWTO के द्वारा, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एवरी रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन डोडो हैज बीन सोलराइज एंड इंश्योरिंग दैट होम जनरेट देयर ओन क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्पज है किसका? सूर्य घर योजना का,
ठीक है, अब एक काम करते हैं, सूर्य घर योजना और मुफ्त बिजली योजना के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ी डिटेलिंग में आपको बता देता हूँ कि कब ये लॉन्च हुआ था फरवरी के 15 को 2024 में। इसका मेन एम यही है, to aim to provide the free electricity to household in the India। ओके, और इसमें क्या रहेगा कि जो सोलर जो पैनल होते हैं ना, जो रूफ्स पे, जो छत पे लगाए जाते हैं, वो फ्री में इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, फ्री नहीं, सब्सिडी के साथ में। फ्री तो कैसे कर देंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहते हैं। सब्सिडी टू इंस्टॉल द सोलर पैनल ऑन देयर रूफ। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर अ सब्सिडी ऑफ 60%, huge 60% of the solar unit cost for system up to the 2 kilowatt capacity and 40% of the additional system costs of the 2 से लेके 3। तो देखो काफ़ी डिटेलिंग है आपके सामने कि कब और कितना परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है, द सब्सिडी हैज़ बीन कैप्ड एट द 3 किलोवाट कैपेसिटी, इतने तक उसका कैप है। इससे ऊपर जाएगा तो उसके बाद में लिमिटेड ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फॉर स्पेशल स्टेट, ठीक है, एंड एडिशनल 10% सब्सिडी विल बी एप्लीकेबल एज पर द किलोवाट। मतलब कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर और गवर्नमेंट क्या करेगी और उनको बेनिफिट देने का कामकाज करेगा। इट वुड हेल्प द 1 करोड़ फैमिली गेट अप to 300 unit of the free electricity per month with saving of up to rupees 18,000 एन्युअली। ठीक है, तो एक प्रकार से एक आइडिया भी दे दिया कितना सेव होगा, क्या उनको मिलेगा वगैरह। और इट इज एस्टिमेटेड दैट द स्कीम विल सेव द गवर्नमेंट 75,000 करोड़ पर ईयर इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो अल्टीमेट अगर ये जो पर्पज के लिए बनाई गई है ये योजना, अगर वो योजना का जो पर्पज अगर पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक दोनों को बेनिफिट करने का कामकाज करेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये इधर के वर्ड्स बोल रहे हैं। द स्कीम हैज़ एन आउटले ऑफ द 75,021 करोड़। अरे भाई साहब, इतना पैसा लगा दिया ना। ठीक है, चलो फिर अब फोटो में जो आपको दिख रहे हैं ये आप जानते होंगे, ये एक्स अपने क्या थे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। काफ़ी हिस्टोरिकल इन्होंने वर्डिक्ट दिए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना ही चाहिए। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ठीक है, तो बुक सुनने में तो अच्छी लग रही है, आवाज़ क्या बोलेंगे, इसका जो वर्ड है, ठीक है, इसका जो नाम है, जो टाइटल है, उससे अच्छा लग रहा है कि हाँ। ओके, तो आप याद रखना वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसने बुक लिखी है, तो नाम रहेगा आपका डीवाई चंद्रचूड़। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ऑथर है ये खुद ही ऑफ कोर्स। ओके, और पब्लिश किसने की है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। present the constitutional principle in accessible language, making complex legal concept understandable for the both legal professionals and the general public। दोनों के लिए काम का है। तो जो भी संविधान और उसका में जो लॉज है उसको इजी वे में इन्होंने करके बताया है। ठीक है, चलो नेशनल फिल्म की बात करते हैं, अवार्ड्स हैं। और ये कौन से 2025 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 फॉर द फिल्म सर्टिफाइड इन 2023 इन द इंडिया। ओके, तो है 2025 वाले, बट सर्टिफाइड हुए थे कब, 2023 में, उसकी बात की जा रही है। ओके, तो फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नीचे से वरना। ओके, तो ये आपका एक्चुअली 2023 ईयर की बात की जा रही है। अनाउंसमेंट ऑफ द विनर 1 अगस्त 2025 को इन्होंने अनाउंस कर दिया था। अवार्ड सेरेमनी हुई थी 23 सितंबर 2025 को, और कहाँ हुआ था, लोकेशन रहेगा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट किसने किया था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलो, तो एक प्रकार से जो इवेंट हुआ है जो उसके बारे में एक मैं आपको डिटेल बता दिए। अब देखते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड कब हुआ था, क्या है उसकी हिस्ट्री वगैरह, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो एक बार देख लेते हैं। The highest official film award in India presented annually to recognize the excellence in the Indian cinema। ओके, तो ये इसका मेन काम काज है। 1954 के अंदर एक प्रकार से इसका इंस्टीट्यूट हुआ था, बनाया गया था। ऑर्गेनाइज कौन करता है, DFF, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस सेक्शन की बात करते हैं इसके अंदर, तो देखो एक नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी रहती है, बेस्ट राइटिंग वाली रहती है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
ठीक है। नॉन फीचर की बात करते हैं, सेलिब्रेटिंग द एक्सीलेंस इन द शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री एंड एनिमेशन। नॉन, देखो इसके अंदर फीचर वाली मूवी रहती है और ओरिजिनल मूवी बोलो, या फिर उसके नॉन फीचर में आप जाओगे तो शॉर्ट फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, एनिमेशन है, ये सब की सब इसके अंदर आती है, ठीक है। बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा में ऑनर द बुक एंड द क्रिटिक्स डेट एक्सप्लोर एंड कंट्रीब्यूट टू द डिस्क्लोजर ऑफ इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के अवार्ड में एक प्रकार से क्या है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, किसी एक व्यक्ति का ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम में, तो उसके बाद में उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ओके, चलो फोटो में इस इन व्यक्ति को आप जानते होंगे, मोहनलाल है ये, ठीक है। पढ़ते हैं अपने, 1 मिनट पानी पी लिया जाए, फिर डाउन फील हो रहा है। चलो, दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट मोहनलाल। द अवार्ड कंप्राइज स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, ठीक है, और साथ में सॉल दी जाती है, कैश प्राइस रहता है 10 लाख। तो क्या मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, ठीक है, इस प्रकार से, फिर ब्रॉन्ज रहेगा। और बेस्ट फीचर फिल्म है वो कौन सी है, 12th फेल, ठीक है, 12वीं फेल की बात की जा रही है। अच्छी मूवी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म में रहेगा तो रहेगा फ्लावरिंग मैन। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सब मोस्ट टाइम भी चीज़ें हैं। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, शाहरुख खान को दिया जवान के लिए, ठीक है। शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी बनाई, उस समय तो कभी कोई नेशनल अवार्ड मिला नहीं, और अभी जवान के लिए दी जा रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। जवान अच्छी थी पर इतनी भी अच्छी नहीं कि उसको नेशनल अवार्ड ही पकड़ा दिया जाए, पर ठीक है, जो भी है वो ये है, ठीक है। विक्रांत मैसी, हाँ यस, ये डिजर्व करते थे, डिजर्व करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये मूवी भी इस लेवल की थी और एक समाज में एक मैसेज जाने का कामकाज किया था। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड की बात करें, रानी मुखर्जी, और रानी मुखर्जी की मूवी आई थी उनका नाम था मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। एक्चुअली कैसी मूवी थी, क्या थी, हमने तो नहीं देखी, तो उसका ज़्यादा नहीं पता है। और बेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं सुदीप्तो सेन, मूवी रहेगा द केरला स्टोरी हिंदी। अच्छी मूवी थी केरला स्टोरी, ठीक है, समाज को एक जागृत और एक मिरर बताने का कामकाज किया द केरला स्टोरी ने। ओके, चलो, और भी देख, खत्म नहीं हुआ न्यूज़, और भी बहुत सारे फोटो के साथ में, मान लेते आप शाहरुख खान को नहीं पहचानते हो तो फोटो भी लेके आए हो आपके लिए ठीक है। तो ये है शाहरुख खान, इनको अवार्ड मिला है जवान के लिए, जवान, ठीक है। और बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो यस, विक्रांत मैसी, और दोनों को एक्चुअली ये कंबाइन एक प्रकार से अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस के अंदर कौन है, रानी मुखर्जी, ठीक है। और बेस्ट फिल्म देखते हैं तो 12th फिल्म, ठीक है। चलो, अब अपने देखते हैं सिंगर पे चले जाते हैं। शिल्पा रॉय अच्छे अच्छे सॉन्ग गाती है, चलया करके एक है, जवान के अंदर है। फिर रोहित ने गाया था तेलुगु मूवी के अंदर बेबी, जो एक तेलुगु के अंदर है थी, उसके बाद उसके अंदर है आपका रहेगा प्रेमिष्ठानो करके है। और बेस्ट स्क्रीन प्ले में बात करते हैं साई राजेश नदीम, ये भी वही मूवी है जो जिसको रोहित को मिला था। राम कुमार बालकृष्णा, पार्किंग तमिल की मूवी है। सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं तो एक उर्वशी को मलयालम मूवी के लिए मिला था। और जानी बोदीवाला करके वस, जो गुजराती जो की वस है, अच्छी मूवी है, हमने भी देखी थी, ठीक है। उनको बेस्ट एक्ट्रेस को इनको मिला है। बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल की अंदर बात करते हैं तो बॉलीवुड से कोई व्यक्ति नहीं है, तो एक बार आप फोटो या इनका नाम आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, अब देख सकते हैं इस प्रकार से नेशनल फिल्म जो नेशनल अवार्ड्स है उसके अंदर बॉलीवुड से ज़्यादा दबदबा आपको साउथ का मिलेगा। ओके, बेस्ट फीचर फिल्म वही वाली चीज़ है, 12th फिल्म। प्रोड्यूसर कौन थे, वीसी फिल्म, विनोद चोपड़ा। ओके, इनको यह स्वर्ण कमल और साथ में इनको 3 लाख रुपया दिया गया है, ठीक है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात करते हैं तो ओके, तो यस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो दोनों एक ही थे। और अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग द होलसेल एंटरटेनमेंट, मजे ही करवाए, ऐसी मूवी जिसने सबको मजे करवाए हो, तो मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी के अंदर,
यस अच्छी मूवी थी, देखा जाए तो आप अपना दिमाग लॉक करके मजे ले सकते हो इस मूवी के अंदर, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। और डायरेक्टर कौन है तो करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन। और करण जौहर को पूरे के पूरे 3 लाख रुपए दिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके फिर देख रहे हैं सैम बहादुर, अच्छी मूवी है, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग द नेशनल सोशल एंड द इन्वायरमेंट वैल्यूज। यस सैम बहादुर यस डिजर्व करती है एक्चुअली, ठीक है। और डायरेक्टर कौन है आपका रहेगा तो मेघना गुलजार, रजत कमल से उनको सम्मानित किया गया है। ओके चलो, और पैसा पूरे के पूरे 2 लाख उनको दिए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी देखे तो नाल 2 जो मराठी मूवी है। ओके और डायरेक्टर कौन है आपका रहेगा सुधाकर रेड्डी, ठीक है। इधर आपको अच्छे से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इस सब की आपको पीडीएफ मिल जाती है study.247 एप्लीकेशन पे, ठीक, वहाँ से आप अच्छे से इसको देखना पढ़ना। मैं एक बार गो थ्रू करवाने का काम काज कर रहा हूँ। बेस्ट डायरेक्शन के अंदर देखिए तो केरला स्टोरी है और सुदीप्तो सेन। ओके फिर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यशिस बेंडे है, मराठी मूवी है तो हमारे लिए इतना मतलब ठीक है। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग, ऑलरेडी ये पार्ट तो हमने बता ही दिया था, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसको फिर से हम पढ़ के रिपीट नहीं करते हैं। ओके चलो बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल के अंदर देखते हैं तो वस, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपने देखा ही था, वस गुजराती। सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन रहेगा जानकी बोरीवाला, वो एक्चुअली पीछे जानी करके आया था पर वो जानकी उनका नाम है, ठीक है। और उर्वशी सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अंदर है। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है तो यस ऑलरेडी हमने बात हुई थी, अभी जस्ट स्टार्ट में पहले स्लाइड में देखा था, जवान के अंदर जो शिल्पा रॉय ने गाया और बेबी के अंदर PNV रोहित ने गाया है, ठीक है। चलो बेस्ट डायरेक्शन देखे तो फिल्म द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर पीयूष ठक्कर, ठीक है। और बेस्ट स्क्रिप्ट बात करते हैं तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू द नो। ओके चलो अब ये सब बात हुई थी किसकी, फीचर फिल्म की। अब ये बात हो रही है अभी नॉन फीचर फिल्म। ये भी पूछा जाता है जब पेपर को टफ बनाना हो तो नॉन फीचर फिल्म की बात की जाती है। फ्लावरिंग मैन, आपको ज़्यादा नहीं तो बेस्ट जो मेन चीज़ है वो आप याद रखो। डायरेक्टर कौन है सौम्यजीत घोष है, ठीक है, 3 लाख रुपया उनको भी दिया गया है। स्वर्ण कमल मेडल और कैश प्राइज की बात करते। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करते तो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और तेलुगु में अवेलेबल है। ऋषिराज अग्रवाल ने इसको डायरेक्ट की है, ठीक है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग की बात करते तो साइलेंट एपिडेमिक, ठीक है, और ये अक्षत गुप्ता है, ठीक है। तो यस कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप भी रेडी ही रहना कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो इधर से फंसेगा। चलो अब अपने बात करते हैं, बहुत बात हुई फिल्मों की, अब बात करते हैं आयुष्मान भारत की, ठीक है। यस इसको कौन नहीं जानता होगा, आयुष्मान भारत काफ़ी बढ़िया योजना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने का काम करता है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। कंप्लीट द 7 ईयर, 7 साल इनके कंप्लीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शॉर्ट में बोलते हैं आयुष्मान भारत। 2018 के अंदर ये योजना लॉन्च हुई थी, 7 साल बच्चों हो गए इसका। मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम है इसका प्रोवाइड द हेल्थ कवरेज एंड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इकोनॉमिकली द वनरेबल सेक्शन को, ये फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने का कामकाज करता है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यस पहले से हम बात करी है कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है, इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर द ऑल एलिजिबल सिटीजन। फिनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, रिड्यूस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर पर्टिकुलरली द हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। जैसे एक बार वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है उस समय ये कहीं ना कहीं ये अपना जो अमाउंट है, ठीक है, और उसको पे करने का काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ओके। और हेल्थ इंफ्रा इससे अच्छा बन रहा है, ऑफ कोर्स हेल्थ के अंदर सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी ऐसे इसकी वजह से इंप्रूव हो रही है। सर्विसेज कवर, क्या क्या सर्विसेज ये कवर करता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है, ठीक है। जब भर्ती हो तो उसके पहले का और बाद का भी खर्च है वो कवर करता है।
सर्जिकल सर्जरी हो रही है या मेडिकल का मैनेजमेंट है और आईसीयू का केयर है, ये भी अपने को देता है। डे केयर प्रोटेक्शन प्रोसीजर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और नो कैप ऑन द फैमिली साइज और एज, ठीक है, फैमिली में आप कितने भी मेंबर हो सबको ये, और एज भी सबको कवर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर योजना है जिसकी वजह से क्या रहेगा कि बाकी और हमें जो प्राइवेट प्लेयर जो मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पर हमें पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट एलिजिबल कोई सबको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब आपके सामने कुछ बेनिफिट है जो बता देता हूँ थोड़ा और अच्छे से, ठीक है, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। चलो फिर कवरेज बात करें तो अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड द टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये याद रखना 5 लाख तक कवर करता है। बेनिफिट्स कवर 10 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज, ठीक है, ये देख लेना आप। फिर कैशलेस एंड पेपरलेस है, यस, ठीक है। डायरेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट एट द इनपेनल द हॉस्पिटल्स, जो उनके साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वो कई रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर ये सर्विसेज मिलेगी। और पूरे इंडिया में ये फैसिलिटी है या बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप देखोगे तो पब्लिक ऐसा नहीं कि ओनली सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। दोनों के दोनों इसमें रिकॉग्नाइज किए गए हैं अंडर द पीएमजे करके, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते हैं, ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन होता है, हॉस्पिटल के जो ऐड होने का कामकाज, क्लेम का प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है, ओके। चलो तो ये बात हो गया आयुष्मान भारत के बारे में। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरपोल एशियन कमेटी। इंटरपोल तो आप जानती है इंटरनेशनल पुलिस रहती है, इंडिया इलेक्ट हो गया इंटरपोल के अंदर, एशियन कमेटी के अंदर। टर्म रहेगा 2025 से लेकर 29 तक। और यस, ये कहाँ पर जो इसका इवेंट हुआ सिंगापुर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंटरपोल वॉज एस्टैब्लिश कब हुआ था तो आईसीपीसी ड्यूरिंग द सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस इन द वियना 1923 के अंदर, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956 एट इज द 25th जनरल असेंबली, ठीक है। 195 कंट्रीज के मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, ओके, इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर की बात करते तो लियोन है फ्रांस के अंदर। सीबीआई इज द इंडियाज एनसीबी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो टू द इंटरपोल, ठीक है, तो वो उसके अंदर पार्ट है, मेंबर बना हुआ है। डन, तो ये बात होगी इंटरपोल के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान है अपने इंडिया के क्या है एजुकेशन मिनिस्टर, ओके। इन्होंने लॉन्च किया विकसित भारत बिल्ड, ओके, बिल्डथॉन 2025, ओके। ऑर्गेनाइज किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DOSEL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कोलैबोरेशन साथ में किया। कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग भी साथ में है, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। तो बहुत सारे लोग मिलकर ये कामकाज कर रहे हैं, बॉडीज कर रही है। टारगेट पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, द इनिशिएटिव एम टू इन्वॉल्व over 1 crore students from approximately 1.5 lakh crore across India, aim to the foster innovation, creativity and problem solving skill among the students from the class 6 to 10, ठीक है। तो 6 to 12 याद रखना ये। और थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। स्टूडेंट विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट अंडर द 4 की आत्मनिर्भर भारत पे काम करना है, स्वदेशी होना चाहिए, समृद्धि प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्राइस का जो इसके अंदर पूल रहेगा वो 1 करोड़ तक रहेगा, ठीक है। द टोटल ऑफ 1 करोड़ विल बी अवॉर्डेड टू द ओवर 10,000 विनर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल लेवल रिकॉग्निशन, ठीक है। चलो तो अच्छा है, काम काज बढ़िया से हो रहा है। अब बात करते हैं, नाम चेंज हुआ है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन है उसका रीनेम करके क्या कर दिया है, अहिल्या नगर, टू ऑनर इन द अहिल्याबाई होलकर। पास्ट में मैं वीडियो के अंदर अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। अगर आपने ये काफ़ी टाइम से अगर फॉलो कर रहे हो तो आप जितने भी हमारे जो महान लोग हैं उनकी कोई एनिवर्सरी या कुछ भी उनका बर्थ है, ऐसा कुछ भी होता है इवेंट, तो उनका ना पूरी डिटेल लेके आता हो, जिससे क्या उसी बहाने आप उनके बारे में जान भी पाओ, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये काम किया है, अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर स्टेशन कर दिया है, ठीक है। इन ऑनर अहिल्या नगर कर दिया, सॉरी, ठीक है। इन ऑनर ऑफ द अहिल्याबाई होलकर, द 18th century मराठा क्वीन, रिनाउड फॉर हर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। काफ़ी अच्छे इन्होंने कामकाज किए हैं, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं तो पुणे डिवीजन ऑफ द सेंट्रल रेलवे वहाँ पर सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है, सूरजपुर डिक्लेयर द चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत माइलस्टोन। ठीक है, सूरजपुर डिक्लेयर कर दिया चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत। ठीक है, तो अच्छा है। अब इसके अंदर किस प्रकार से क्या है वो एक बार थोड़ा डिटेलिंग हमने देख ली जाए। तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ achieves a landmark success in 2025 by declaring the 75th village panchayat as a child marriage free पंचायत। ऑफ कोर्स चाइल्ड मैरिज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो बोली तो पंचायत की बात हो रही है, पूरा देश जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए तो काम ही हो जाए। ठीक है, शादी की एक उम्र होती है तभी आप करो। ठीक है, फिर द रिकॉग्नाइजेशन कम ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द हेल्दी वुमेन empowerment empowered families campaign and the national nutrition month। ठीक है, the declaration was based on the absence of the any child marriage cases in this पंचायत for the over 2 year। 2 साल में इस प्रकार का कोई भी ऐसा कोई केस नहीं आया जो चाइल्ड मैरिज का हो, तो उसके हिसाब से इस कैटेगरी या फिर आप बोल सकते हैं कि अब ये एक फ्री पंचायत हो गया है अगर चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो। Declaration was based on the absence of the any child marriage cases in this पंचायत for over 2 year। ओके, तो ये मेन आप येलो में जो लिखा हुआ वो आप याद रखना। The campaign against the child marriage in Surajpur is part of the broader state of effort launched in March 2024 by the CM विष्णुदेव साई, जो छत्तीसगढ़ के CM है, with the UNICEF support। ओके, द गोल इज टू एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ एज ए चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट बने जहाँ पर एक भी सिंगल भी चाइल्ड मैरिज का केस है वो रिपोर्ट ना हो। ठीक है, चलो याद रखना सूरजपुर करके। ठीक है, चलो थोड़ी नहीं एनर्जी ज़्यादा डाउन लग रही है भैया आज तो। एक बार सेशन कंप्लीट हो जाए तो आपका भी काम हो हमारा भी काम हो, हम करेंगे आराम अच्छे से। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट प्रोहिबिट कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलीज पब्लिक डिस्प्ले एंड द कास्ट रिलेटेड मार्किंग इन द पुलिस रिकॉर्ड्स। अच्छी बात है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं जिससे क्या रहता है कि हम जात पात में बैठे हुए हैं उससे यूनाइटेड हो पाए। ओके, चलो, तो इस प्रकार के इवेंट होते हैं उससे क्या रहता है कि हमारे लोगों के बीच में दूरियां आती है। ओके, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यूपी गवर्नमेंट का ये तो पूरा इंडिया को ही करना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉलोइंग अ डायरेक्टिव फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला तो उन्होंने ये किया है, इश्यूड अ कंप्रिहेंसिव ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कास्ट रेफरेंस इन द पुलिस रिकॉर्ड। पुलिस रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कास्ट नहीं लिखा, जैसे मेरा हितेन राजपुरोहित है तो क्या रहेगा कि मेरा नाम ओनली पुलिस रिकॉर्ड के अंदर हितेन ही रहेगा, राजपुरोहित नहीं आएगा, कास्ट नहीं रहेगा। हाँ, आगे कोई लिखाना हो तो मेरे फादर का नाम आ जाएगा। पब्लिक डिस्प्ले है वहां पर यूज नहीं कर सकते, एंड पॉलिटिकल रिलीज है जो कास्ट बेस्ड वाली हो तो बिल्कुल ही नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कर दिया है। दिस मूव एम टू द प्रमोट सोशल हार्मोनी। ठीक है, एंड एलिमिनेट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये मेन पर्पज है। पुलिस रिकॉर्ड की बात करते हैं, द कास्ट कॉलम हैज बीन रिमूव्ड, हटा ही दिया जाएगा, बात ही खत्म। एफआईआर में जो कास्ट जो लिखना पड़ता है वही हटा दिया जाएगा। अरेस्ट मेमो जो निकलते हैं एंड अदर पुलिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहां से ये प्रकार की चीजें हटा दी जाएगी। इंस्टेड द नेम ऑफ द एक्यूज्ड पेरेंट विल बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, उसके पापा के नाम का ही, पेरेंट्स का ही वो इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। पब्लिक डिस्प्ले में बात की जाती है, कास्ट बेस्ड सिंबल्स, स्लोगन, रेफरेंस ऑन द व्हीकल्स, साइन बोर्ड, ओके, पुलिस स्पेस आर प्रोहिबिटेड। ये सब का सब पब्लिक स्पेस में क्या रहेगा, प्रोहिबिटेड रहेगा, उसको एकदम ही बंद कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल रिलीज देखते हैं, caste based political release have been banned as they are considered a threat to public order and the national unity। yes, तो yes, काफी अच्छा काम है ये तो। ओके, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है कचरा है, ये अच्छे से कोई काम काज ये करता है नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे जो दे कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, विड्रॉ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 कंट्री हमारे सामने है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर हंगरी आल्सो अनाउंस इज द हंगरी ऑलरेडी पहले से क्या हो गया, एग्जिट हो चुका है इसके अंदर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़ा अपने जाने ये करता क्या है। ठीक है, और एक आईसीजे करके भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी एक बार अपने देख लेते हैं। ठीक है, इट इज फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करने का ये काम करता है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1998 में, रोम स्टैट्यूट करके है।
ओके। और कब इन्फोर्समेंट हुआ था? 1 जुलाई 2002 के अंदर। वेट, 1 जुलाई 2002। हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो हैग में, हैग कहाँ पर आ रखा है? नेदरलैंड के अंदर। द आईसीसी ट्राइज इंडिविजुअल, नॉट गवर्नमेंट और द कंट्री फॉर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, द क्राइम ऑफ द एग्रेशन, इन सब को ये कहीं ना कहीं काम करता है। गवर्नमेंट और ये इंडिविजुअल पे काम करने का कामकाज करता है, गवर्नमेंट और कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, मेंबर्स की बात करते हैं तो 124 कंट्री मेंबर है इसके अंदर। और यस, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए, रसिया, चाइना, ये सब इसके पार्ट नहीं है। ओके, पैलेस्टीन बिकम द 123 मेंबर बन गया 2015 के अंदर, और मलेशिया 124वें नंबर का स्टेट पार्टी इसके अंदर बन गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं तो ये सब लैंग्वेज है जो इंडियन, हिंदी तो है नहीं, तो हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक आईसीजे करके भी है, तो इन दोनों का एक डिफरेंस ही देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है आईसीसी और एक क्या है आईसीजे। तो जेनेसिस की बात करते हैं तो एक रोम स्टैट्यूट करके उससे ये बना है, और ये बनता आईसीजे। एक्चुअली आईसीजे है ना, वो किसका पार्ट है? यूनाइटेड चार्टर का, या यूनाइटेड नेशन के एक प्रकार से सब्सिडी बोलो, ऑर्गन बोलो, वो बोल सकते हैं। जो स्टैब्लिश 1945 बाय द यूएन चार्टर। हेडक्वार्टर अगर देखेंगे तो ये मिलेगा द हैग में, नेदरलैंड के अंदर, और पीस प्लेस इन द हैग, नेदरलैंड। ठीक है, कंपोजिशन देखते हैं तो 18 जज रहते हैं 9 साल के लिए। नॉन रिन्यूएबल टर्म फॉर इन द 3 डिविजन्स वगैरह, इधर इतना रहता है, इधर आप देखोगे तो 15 जज रहते हैं 9 साल के लिए। ठीक है, केसेस देखते हैं तो होल्ड ओनली द इंडिविजुअल क्रिमिनलिटी। एक्चुअली इंडिविजुअल के ये केस है, इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करता है। ठीक है, और इधर एक्चुअली 2 टाइप के रहते हैं। एक तो लीगल डिस्प्यूट्स होता है स्टेट, बिटवीन द स्टेट सबमिटेड इट टू द दैम। ठीक है, तो जो 2 कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है वहां पर जाता है रिक्वेस्ट फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, इसका काम है। नेक्स्ट डे हमारे सामने वो कौन सा है? 25 सितंबर को वर्ल्ड मैरिड टाइम डे मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है? लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर, और उसके हिसाब से अब की बार कौन सा तारीख अगर पड़ रहा है तो वो रहेगा 25 सितंबर पड़ रहा है। ओके, थीम इसकी क्या है? अवर ओशन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। तो ये अवर करके आपको याद रखना। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एजेंसी है। 1978 से हम क्या कर रहे हैं? इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाईलाइट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी इन द ग्लोबल ट्रेड एंड द इकोनॉमी। ठीक है, चल, तो ये सब बातें हो गई है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, एक्स विनर किरण देसाई करके, ये एक्चुअली इनकी शॉर्टलिस्ट होगी एक बुक, किसके अंदर? बुकर प्राइज के अंदर, और बुक का नाम है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, सोनिया और सनी के बारे में है ये। अब हमने तो ऑफकोर्स ये नहीं पढ़ी है, तो कैसे क्या इसमें डिटेलिंग हमें नहीं पता है, पर ये देख सकते हैं कि नाम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, द विनर विल बी द अनाउंस्ड ऑन द नवंबर 10, 2025, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये ओनली शॉर्टलिस्ट हुए मैन बुकर प्राइज के अंदर। ठीक है, जैसे वो ऑस्कर के अंदर अपना एक और शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, इधर से नॉमिनेशन गया वही वाला, उस प्रकार से। ठीक है, किरण देसाई द बुकर प्राइज विनर, ऑलरेडी किरण देसाई को बुकर प्राइज मिल चुका है। ठीक है, ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस्ट 2006 के अंदर, हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2025 बुकर प्राइज फॉर हर लेटेस्ट नॉवल द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, तो नाम याद रखना, सोनिया और सनी के बारे में ये बात है। ठीक है, चलो, और ये है मैडम जिनका नाम है किरण देसाई, फोटो में आप देख सकते हो। ठीक है, फाउंडेड अगर बात करते हैं मैन बुकर प्राइज में देखें तो यूके 1968 के अंदर ये प्राइज है वो एक प्रकार से फाउंड किया गया था। इनिशियली रिवार्डेड द कॉमनवेल्थ विनर्स ओनली, कॉमनवेल्थ जो नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यूके के अंदर है, उस मेंबर्स कंट्रीज के जितने भी राइटर्स है उनको ये मिलता था, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी उसको एक्सपांड कर दिया गया है ग्रुप तक। एंड इट इज ओपन टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कंडीशन ये है कि वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। द नोवेल मस्ट बी एन ओरिजिनल वर्क इन द इंग्लिश, नॉट अ ट्रांसलेशन, वो नहीं चलेगा इसके अंदर। ठीक है, चलो, द विनर रिसीव्स द 50,000 यूरो एंड द ईच ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स विल बी गिवन अ 2500
यूरो करके, ठीक है। चलो फिर ये बात होगी। चलो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने अगर आप देखोगे तो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द नेटिव फूड मैटर्स। एक मिनट, हाँ पढ़ते हैं, एक्चुअली पानी पीना पड़ेगा, ज़्यादा न्यूज भी नहीं बाकी, थोड़ी ही बाकी है। यस, कहाँ चल रहे थे अपने, यस, मिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्चेज द नेटिव फूड मैटर्स इनिशिएटिव एट द गोवर्धन इको विलेज इन द पलगार। ओके, पालघर आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ है, ठीक है, फोटो में देख सकते हो। इस्कॉन से ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये आपको मिल जाएंगे भूपेंद्र यादव। ओके, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द नेटिव फूड मैटर्स इनिशिएटिव एट द गोवर्धन इको विलेज इन द वाड़ा तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये एक इवेंट हुआ है। ओके, द प्रोग्राम किसके बारे में है, किसने डेवलप किया है, इस्कॉन ने किया। इस्कॉन को तो आप जानते होंगे। एम टू प्रमोट ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बाय द इंकरेजेस द कंजम्पशन ऑफ द नेटिव एंड द सीजनल फूड। यस, तो अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे हम ये बर्गर पिज्ज़ा के पीछे भाग रहे हैं, उसके बदले हमारा नेटिव और ट्रेडिशनल फूड है, उस पर फोकस करो, ठीक है। मेरी माटी मेरी थाली, इस प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है। और पोषण सखा सखी करके, पोषण सखा सखी करके, जिससे लोग इनक्रेज हो हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी तरफ, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन रहते हैं वो उसकी तरफ, ठीक है। चलो अब सिंह की बात करते हैं। कौन सिंह है ये? एक्चुअली एक टाइटल आना चाहिए था, वो इधर मिस हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह की बात है। राजनाथ सिंह एक्चुअली 2 दिन की विजिट पे गया मोरक्को के अंदर, उसकी बात है। सिंह वॉज ऑन 2 डे ऑफिशियल विजिट टू द मोरक्को। इन्विटेशन दिया गया था एक्चुअली, मोरक्को के जो डेलीगेशन है नेशनल डिफेंस वाले, उन्होंने उनको इन्विटेशन दिया था, वो गए वहाँ पे। द विजिट मार्क द फर्स्ट एवर ट्रिप बाय अ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू द नॉर्थ अफ्रीकन नेशन। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट द मोरक्को के मिनिस्टर, उसके ट्रेड रियाद करके उनसे भी ये मिले। ओके, और डीप कोऑपरेशन हुई, किसके अंदर हुई, तो आप देख सकते हो डिफेंस के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स के अंदर हम लोग अभी कोऑपरेशन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। मोरक्को का अगर लोकेशन में अगर आपको बच्चों बताओ तो कहाँ मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका के अंदर आप देखोगे, ठीक है, ये अफ्रीका, ठीक है। तो ये यूरोप है ऊपर वाला पार्ट, तो इधर ही आपको क्या मिलेगा, मोरक्को मिलेगा। रबात इसकी कैपिटल है। बाकी तुनिसिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, माली है, नाइजर है, ठीक है, मॉरिशनिया है, ओके, वेस्टर्न सहारा है, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज है किसके, आप अफ्रीका के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन आपका रहेगा नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका तो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट पे है। कैपिटल सिटी इज रबात, जो पहले मैंने आपको बता दिया। इट बॉर्डर बाय द वेस्टर्न सहारा, इस साइड आप देखोगे, इस साइड तुनिसिया वगैरह, और इन सबसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज़ द ओनली अफ्रीकन कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑन द बोथ अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी, दोनों से ये कनेक्ट होता है। ओके, तो ये लास्ट वाली लाइन भी आपको याद रखनी है। चलो चाइना की बात करते हैं। चाइना कैसा है, जहाँ जहाँ ये अभी जिस प्रकार से ये जो ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये लंका लुटवा रहे हैं यूएसए की, ठीक है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। तो वही ये न्यूज़ है, चाइना ने लॉन्च किया है के वीज़ा, ठीक है, के वीज़ा टू अट्रैक्ट द ग्लोबल टैलेंट अमिड द H1B क्रैकडाउन। इस प्रकार से आज ही हम पढ़े कि H1B वीज़ा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने क्या कर दिया, $1,00,000 का फ़ी लगा दिया है, वन टाइम वाला, ठीक है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट रहता है। उसको क्रैकडाउन होने की वजह से, उसके ऊपर जो ये प्रॉब्लम आने की वजह से, अब क्या उन्होंने, चाइना भी चाहता है कि जो वर्ल्ड का जो बेस्ट टैलेंट हो सिलेक्टेड एरिया के अंदर, वो यूएसए की जगह चाइना में आए और उनके लिए काम करे,
ठीक है, बट ये इतना अच्छा नहीं है जितना H1B था, ठीक है, वो भी हमारे लिए काम का है. चाइना इज टू सेट द लॉन्च अ न्यू वीजा कैटेगरी, द के वीजा, ऑन October 1st 2025, aimed at attracting the young international professional in the science, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड द मैथमेटिक्स, जिसे बोलते हैं स्टेम फील्ड बोलते हैं. ठीक है, this move come in response to the US administration recent imposition of the $1 lakh fee, a new H1B visa application, which has raised the concern among the global tech talent. बात थोड़ी एक प्रकार से हल्ला मच गया है. H1B वीजा की तरह ये के वीजा डज नॉट नेसेसिटेट अ जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर है. ठीक है, अलाउिंग द प्रोफेशनल इज टू अप्लाई द इंडिपेंडेंटली. इसमें किसी प्रकार H1B वीजा के अंदर कैसा होता था, जो एम्प्लॉयर होता है वो कहीं ना कहीं ये फी पे करता है. ठीक है, और बट के वीजा के अंदर क्या रहेगा, आपको खुद ही उसको पे करना रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है. इंडियाज कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज टेस्ट advanced drone defense. Okay, India is set to the conduct is the largest joint military exercise focus on the drones and the counter drone system in early October 2025. ठीक है, जिस प्रकार से आपको पता है कि अभी जो वॉर है वो किसके ऊपर है, कहीं ना कहीं ड्रोन पे ज़्यादा ड्रोन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो क्यों ना हमारी आर्मी के पर्सोनल को ड्रोन को कैसे वॉर में यूज़ करना है, किस प्रकार से रहेगा. तो यस, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स है, हर प्रकार की डिफेंस फोर्सेस है अब ड्रोन को यूज़ करेगी. द एक्सरसाइज नेम द कोल्ड स्टार्ट विल इन्वॉल्व द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इट एम टू द टेस्ट ऑपरेशनल रेडीनेस अगेंस्ट द न्यू एरियल थ्रेट. मध्य प्रदेश इज लाइकली टू द वेन्यू. एक प्रकार से ड्रिल हो रही है. द ड्रिल विल एसेस द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस इन इंडियाज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो इस प्रकार की इवेंट और ऐसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे क्या रहेगा कि फ्यूचर में कोई वॉर हो तो उसके लिए हम रेडी रहे. ठीक है, NPCI का एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करके. तो UPI अब एक्सेप्ट होगा कहाँ पर, कतार ड्यूटी फ्री बिकम द फर्स्ट मर्चेंट. ठीक है, कतार के अंदर. ओके, इंडियन ट्रेवलर कैन नाउ यूज द UPI फॉर द सिमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन अक्रॉस द कतार. के अंदर भी हम UPI को यूज़ कर सकते हैं. अब पार्टनरशिप किसके बीच में हुई है, कतार नेशनल बैंक और NPCI के बीच में क्या हुई प्रकार से पार्टनरशिप हुई है. और कतार ड्यूटी फ्री करके एक्चुअली स्टोर है, ऑपरेटिंग कहाँ पर करता है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. इट इज़ द फर्स्ट मर्चेंट टू गो लाइव विद द UPI पेमेंट, अलाउइंग द इंडियन visitor to the make a real time transaction without the need for cash or the currency exchange. डायरेक्ट UPI से वो पेमेंट करो, बात खत्म, 0-0. ओके, चलो. थॉमस कुक इंडियाज पार्टनर विद द ब्लिंकिट टू डिलीवर द बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी कार्ड. ठीक है, मल्टी करेंसी कार्ड्स को कहीं ना कहीं अब क्या कर दिया, जो फॉरेन की कंपनीज है वो क्या कर रही है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको यूज़ करिए. और ब्लिंकिट आप देख सकते हो 10 मिनट में डिलीवरी करने का काम काज करता है. थॉमस कुक इंडिया हैज़ टीम कॉपरेशन किया है किसके साथ में, जो क्विक कॉमर्स है. ठीक है, ब्लिंकिट उसको किया है कि जिससे क्या है कि डोर स्टेप पर डिलीवरी की जाए किसका, बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड से एक्चुअली. ठीक है, तो बहुत ही जल्दी और जिससे कि वो सोचे, दिमाग में आए और डिलीवरी हो और मिल जाए, बात खत्म. तो सर्विस कवर द थॉमस कुक बॉर्डरलेस ट्रैवल कार्ड एंड स्टडी बडी कार्ड फॉर द स्टूडेंट, दोनों के लिए. ठीक है, और अभी जो अवेलेबल कहाँ पर होने वाला है, ये इनिशियली दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु. ठीक है, चलो इस प्रकार से देखिएगा. देखो ये कार्ड ऐसा देखिए, बॉर्डरलेस कार्ड और ये होगा स्टडी बडी. ठीक है, स्टूडेंट, स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए. चलो, ICC ने सस्पेंड कर दिया है किसको, USA का क्रिकेट मेंबरशिप ओवर द गवर्नेंस इशू. एक्चुअली ये लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे थे. ठीक है, बहुत सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट जो चीज़ें होती है उसको ब्रीच कर रहे थे, नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. तो उसको क्या कर दिया, उनका जो क्रिकेट का जो वहाँ पर जो मेंबरशिप है वो उसको उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया. तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़, जिसका दुबई में हेडक्वार्टर है, सस्पेंडेड USA cricket membership with the immediate effect due to the repeated breach of its the obligation under the ICC constitutions. ठीक है,
यूएसए की जो नेशनल टीम है विल स्टिल बी अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन द आईसीसी इवेंट, वहाँ पर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है। किस प्रकार का ये सस्पेंड है ये समझ में नहीं आता, बट है, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट भी कर सकती है जो लॉस एंजलिस में 2028 में जो ओलंपिक गेम होने वाली है वहाँ पर ये टीम है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। यही तो यूएसए, ठीक है। 27 सितंबर को बच्चों क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया जाता है। मोस्ट टाइम पे याद रखना, जब इसकी थीम की हम बात करें तो थीम क्या है, ठीक है, इसकी थीम रहेगी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंसमेंट की कब इसको हमने अडॉप्ट किया था, एडॉप्शन ऑफ द UNWTO स्टेटस इन 1970, ठीक है। और पहली बार डे हमने इसको सेलिब्रेट किया था 1980 के अंदर। मलेशिया विल बी द होस्ट द वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड द वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 इन द सिटी ऑफ द मलेका फ्रॉम सितंबर। तो ये आपको इसकी करंट न्यूज़ भी आपको याद रखना है डेज के साथ में, ठीक है। मलेशिया इसको क्या कर रहा है, अब की बार होस्ट कंट्री है, ठीक है। चलो, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है, ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क वर्थ रुपीज 1,12,000, ठीक है, 100 करोड़ इन द बांसवाड़ा राजस्थान, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब एक बार पढ़ते हैं किसके बारे में क्या है। सबसे पहले तो मोदी जी वहाँ पर गए और जो माता त्रिपुरा सुंदरी और द माँ माई है उनको होमेज देने का काम काज किया, ठीक है। एंड ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनीज माही बांसवाड़ा। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है 4 × 7,000 मेगावाट का, और नपला नियर द माही डैम वैल्यूड अराउंड द 42,000 करोड़, ठीक है। तो इसके कहीं ना कहीं इन्होंने फाउंडेशन स्टोन से उन्होंने डाल दिए हैं। द न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो रहा है बाय द NPCIL विल यूज द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी विद द एडवांस सेफ्टी फीचर्स, ठीक है। तो ये भी वहाँ पर हो रहा है। और साथ साथ में आप देखोगे तो बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट के स्टोन्स डाले हुए हैं, जैसे आपका रहेगा शारदा डैम धौलपुर है, लिप प्रोजेक्ट, टकली प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। और वाटर और रिसोर्सेज सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा कामकाज कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि पावर प्रोजेक्ट वर्ष रुपये 90,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इतना और पैसा लगा जाएगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ठीक है। चलो, अब अपने देखते हैं सोनम वांगचुक को तो आप जानते होंगे, उनका NGO है, उसका एक्चुअली उन्होंने क्या कर दिया है, जो FCRA सर्टिफिकेट है वो उन्होंने रद्द कर दिया है, ओके। और उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं। अब वो कितने सही है क्या है वो चेक करने की बात है, इन्वेस्टिगेशंस की बात है। होम मिनिस्ट्री कैंसिल कर दिया FCRA सर्टिफिकेट ऑफ सोनम वांगचुक NGO ओवर द वायलेशन ऑफ द रेगुलेशंस। तो जो नीति नियम है वो उन्होंने तोड़े, तो उन्होंने क्या, लाइसेंस उनका रद्द कर दिया गया, ठीक है। FCRA लाइसेंस ऑफ द स्टूडेंट किसके लिए लिया था, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द लद्दाख, ठीक है, फाउंडेड बाय द क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। एक्चुअली नाम ये है, ठीक है, सिकमोल करके आपको याद रहेगा, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA was originally enacted in 1976 during the emergency to prevent the foreign influence on India internal affairs through the financial contribution. FCR 2010 currently in force regulate the acceptance overall में आपको मैं बताऊँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम उन्होंने इनकी द्वारा हुआ होगा जिससे कहीं ना कहीं नेशन को थ्रेट हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो एक बार देखते हैं। एक्चुअली बाहर से क्या आता है, इससे पैसा आता है, पैसा बाहर से आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो अब फॉरेन फंडिंग वो नहीं ले सकते। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट द फॉरेन डोनेशन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज नेशनल सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड आर यूज ओनली फॉर द लेजिटिमेट डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। तो ये रहेगा, तो जो मेन एक्चुअल है वही वाला। इसके अलावा और अगर कभी भी सरकार को लगता है कि और पर्पज़ का ये NGO कामकाज कर रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है जो हमारी नेशनल यूनिटी को हार्म कर रहा है, तो वो इस प्रकार की चीज़ें लगा देता है, ठीक है। तो FCRA की बात करते हैं तो 1976 से ये कानून बनाया गया था और ये एसोसिएशन हो गया, NGO है, कंपनी सबको कवर करता है, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ओके। अब अपने आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलीट की बात करते हैं।
ठीक है। विराज करके इनके क्या है, मस्कट है। फोटो में आप देख सकते हो कितने प्यारा लग रहे हैं, और एक साथ में इनका पाँव भी आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ये पैरा एथलीट का है, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये होने वाला है। इंडिया इज होस्टिंग इट्स द फर्स्ट एवर द वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 इन द न्यू दिल्ली। एनुग्रेट कहाँ पर होने वाला है, एनुग्रेटेड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फ्लैगशिप ग्लोबल कंपटीशन ऑफ फॉर पैरा एथलीट, ऑर्गेनाइज किसने किया है, वर्ल्ड पैरा एथलीट अंडर आईपीसी। और हम देखिए इसके बारे में, मस्कट कौन है, वही मेन न्यूज़ है। तो आपका रहेगा विराज, अ यंग एलिफेंट विद द ब्लेड, जो उनके पोर्सेस में जो पाँव में जो प्रॉब्लम है, ठीक है वो, ठीक है। फिर अगर देखते हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप बिगिन कब हुआ था, 1994 से, और बर्लिन जर्मनी से इन्होंने बिगिन हुआ था, ठीक है। विराज आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ आप याद नहीं रखो चलेगा। दिल्ली के अंदर वर्ल्ड हार्ट डे, दिल वाली बात की जा रही है 29 सितंबर को, ठीक है। और थीम क्या है, डोंट मिस अ बीट को भी थोड़ी सी मीट को अपनों मिस नहीं करनी है। स्टैब्लिश कब हुआ था, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इन 1999। फर्स्ट सेलिब्रेटेड कब किया गया था, लास्ट संडे ऑफ द सितंबर इन 2000, ठीक है। तब से हम क्या कर रहे हैं, हार्ट डे को बना रहे हैं। सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, एंड वेरियस ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज है, वो सब इसको सपोर्ट करने का कामकाज करती है। तो थीम और डे याद रखो, बाकी सब तो ठीक है। यस, भगत सिंह, एनर्जी बिल्कुल ही मिल रही है, मगर भगत सिंह के नाम पे एनर्जी हमें लानी पड़ेगी। यस, इनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1907 में, ठीक है। बागरा जो विलेज है जो पंजाब में, और ये पंजाब कौन सा है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसकी बात है। और इन्होंने एक्चुअली 12 साल की एज में इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर देखा था, ठीक है। काफ़ी उससे ये अंदर से क्रोधित थे, उसका इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। जो ज्वाइन द नेशनल कॉलेज लाहौर फाउंडेड बाय द लाला लाजपत राय, which emphasizes the स्वदेशी मूवमेंट एंड प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म फॉर द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है। तो जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की वो कौन सा है, नेशनल कॉलेज लाहौर। लाला लाजपत राय ने उन्होंने इसको, वहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट चलता था और जो आइडियाज़ वगैरह वहाँ से उनको मिले, और एक रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बनाया, ठीक है। भगत सिंह बिकम अ मेंबर बने किसके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 के अंदर। बाद में उन्होंने रीनेम एंड लेटर उसका रीनेम क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के अंदर, 4 साल के बाद में, ठीक है। ये बात हो गई। फिर देखते हैं 23 मार्च 1931 के अंदर तो इनकी एक्चुअली डेथ हो गई, ये शहीद हो गए थे, तो शहीद वर्ड उनके लिए रहेगा शहीद भगत सिंह, ठीक है। और मेजर एक्शन जो मेन जिसके लिए इनको वो फांसी की सजा मिली थी वो देखते हैं। इन्वॉल्व थे एसिनेशंस, कहीं ना कहीं हत्या की थी इन्होंने, पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स इन 1928 लाहौर के जिन केस हुआ था, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या एक रिस्पांस दिया था, एक्शन का रिएक्शन था। लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी पुलिस कस्टडी के अंदर, उनको काफ़ी हार्म किया था लाला लाजपत राय को, अंग्रेजों ने मारा था, तो उसका रिस्पांस इन्होंने कैसे दिया था, थ्रू और बॉम्ब फेंका था। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, तो ये था। तो अरेस्ट किया गया और ट्रायल हुआ उनके ऊपर, अरेस्ट 1929 के अंदर फॉर द बॉम्ब इंसिडेंट एंड द लेटर चार्ज विद द मर्डर इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ही वॉज ट्राइड, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू द डेथ, सीधे फांसी की सजा उनको दे दी गई थी। एग्जीक्यूट कब होता है, 23 मार्च 1931, इसकी वजह से 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उनके साथ में वो अकेले नहीं थे, सुखदेव और राजगुरु भी थे, उनको मैं नहीं भूलना चाहिए। और भगत सिंह को शहीद ए आजम भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ द मार्टर, अब तक के शहीदों के शहीद आप बोले वो, क्योंकि बहुत कम एज में इन्होंने स्टेप ये लिया था। और उनकी कुछ फेमस बुक है, क्योंकि आप ये देखोगे तो ये भगवान को नहीं मानते थे, एथिस्ट थे, ठीक है। तो उनकी बुक है वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है, एक बुक है, मैंने पढ़ी है, काफ़ी प्यारी बुक है, ठीक है। द जेल नोटबुक एंड द अदर राइटिंग्स, ठीक है। तो ये था। एवरी ईयर 23 मार्च को मैंने बोला मार्टर डे, शहीद दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो इस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या है, फांसी की सजा दी थी, ओके। चल, तो काफ़ी कुछ हमने जान लिया, ओके। अब कितना प्यारा दिख रहा है, देखो आप फोटो के अंदर ये चीज़, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है, ठीक है। हिमाचल ऐसा ही दिखता है, लद्दाख ऐसा ही दिखता है बच्चों, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं, यूनेस्को की बात करते हैं। चलो
India's cold desert biosphere reserve designated by the UNESCO. The cold desert biosphere reserve in the Himachal Pradesh has been officially designated by the UNESCO, becoming the India's 13वें नंबर की साइट बनी है यूनेस्को की, ठीक है, जो इस कैटेगरी के अंदर आ रही है. दिस वॉज अनाउंस कब किया गया? जस्ट अभी चाइना के अंदर इसकी एक प्रकार से इसकी समिट हुई थी उस समय. 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, हुंजाओ चाइना के अंदर. यूनेस्को ने अभी तक क्या किया? यूनेस्को में अब ये जो इवेंट हुआ उसके अंदर चाइना के अंदर यूनेस्को डेजिग्नेटेड 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स अक्रॉस द 21 कंट्रीज, द हाईएस्ट नंबर इन द 20 ईयर. अब तक का ये जो है वो काफी हाईएस्ट नंबर है, ठीक है. ओके, वेट अ मोमेंट, चलो जहां आपने चल रहे थे न्यूज पे आ जाते हैं. ओके, और द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स नाउ इंक्लूड 785 साइट है 142 कंट्री की. नंबर ह्यूज है. अब इंडिया की बात करते हैं, बाकी लोगों की हम क्या ही बात करें, ठीक है. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009 के अंदर. इट इज इंडियाज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी हिमाचल प्रदेश में हुई वो वाली, ठीक है. अब फोटो में आप अच्छे से झूम करके पॉज करके आप देख सकते हो इंडिया की अलग अलग जिस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो आ रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, नंदा देवी हो, कच्छ हो, ठीक है, नीलगिरी हो, सबका सब इधर कवर हो जाता है. सबका एक मैप के थ्रू बढ़िया से फोटो रखा है, आप देख सकते हो अच्छे से. आगे बात करते हैं, रामसर साइट की बात करते हैं. तो एडिशन हुई है गोकुल जलाशय एंड द उदयपुर झील, ये एज अ BR न्यू रामसर साइट, ठीक है. फोटो में आप देख सकते हो रामसर साइट इस प्रकार से कुछ दिखती है, ठीक है. और ये गोकुल जलाशय है और ये उदयपुर झील है, ठीक है. 2 wetlands from the BR added to the Ramsar list of the wetland of the international importance. गोकुल जलाशय ये जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा आता है? उदयपुर झील आता है, ठीक है. विद द 2 न्यू एडिशंस BR रामसर काउंट राइज टू द 5. तो BR के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी है? 5 है. पहले 3 थी, अब 5 हो गई है, ठीक है. दिस ब्रिंग इंडिया सो टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट इज 93, ठीक है. और इंडिया की बात करें तो 93 है, और BR की कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि ये दोनों की दोनों BR वाली ऐड हुई है. दिस ब्रिंग्स इंडिया टू टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट इज 93, मेकिंग इट इज लीडिंग कंट्री इन द एशिया. जिससे कि एशिया में सबसे ज्यादा अगर आपको रामसर साइट अगर कहाँ पर है तो इंडिया के अंदर है. एंड थर्ड ग्लोबली, वर्ल्ड में अगर सबसे थर्ड नंबर पे अपने आते हैं, ठीक है. और नंबर 1 पे कौन आता है? यूनाइटेड किंगडम आता है, वहाँ पर 176 है, और मैक्सिको में 144 है. यस, तो हमें और भी हमारी ऐसी इस प्रकार की साइट्स को हमें इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाना चाहिए, ठीक है. दिस ब्रिंग्स द टोटल टू 93 रामसर साइट्स स्पानिंग द 13,000, मतलब 13 लाख इतना हेक्टेयर को ये कवर करने का कामकाज करता है. चलो, वो इतना खास काम का नहीं है, ठीक है. श्रीजा चंदू मुर्मू, ठीक है, श्री चंद्र मुर्मू करके आप याद रखना, ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने मोस्ट टाइम पे. बैंक का पेपर की तैयारी करो, ये पता होना ही चाहिए. फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको श्री चंद्र मुर्मू को याद अपॉइंट किया एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए, ठीक है. अक्टूबर 9 से इनका अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो जाएगा. और जो M राजेश्वर राव है उनका टेन्योर क्या हो गया? खत्म हो गया. उनको रिप्लेस करेंगे ये. अब मुर्मू प्रेजेंट में क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ये कहाँ पर चले गए? डेप्यूटी गवर्नर पे चले गए. RBI के गवर्नर आपको पूछे तो आपका क्या आंसर रहेगा? मिस्टर संजय मल्होत्रा. क्या रहेगा? मिस्टर संजय मल्होत्रा. ओके. और भी 3 जो डेप्यूटी गवर्नर, तीनों का नाम आपके लिए रखा हुआ है, T रविशंकर, स्वामीनाथन और डॉक्टर पूनम गुप्ता. और जो फोर्थ वाले कौन है? श्री चंद्र मुर्मू. डन. चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं. एक और अपॉइंटमेंट हमारे सामने है. क्या अपॉइंटमेंट? R वेंकट रमानी रीअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027. ऑलरेडी ये थे, ठीक है. फिर से इनको क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया है, आप बोल सकते हैं, या फिर उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया, आप बोल सकते हैं, ठीक है. तो याद रखना, ये फोटो में आप देख सकते हो R वेंकट रमानी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द सेमिनार एडवोकेट R वेंकट रमानी एज अटॉर्नी जनरल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2025.
आर वेंकटरमणी 16वें नंबर के ये क्या अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड हिज ओरिजिनल अपॉइंटमेंट बिगिन ऑन द 1 अक्टूबर, 3 साल का टर्म रहेगा, और 30 सितंबर 2025 से ये आपका विच अभी जो पहले खत्म, मतलब ये पहले की बात की जा रही है, और 30 सितंबर का उनका टर्म है वो खत्म हो गया है, ठीक है। चलो फिर से ये अपॉइंट होगी, तो ये जो मोस्ट टाइम पे अपॉइंटमेंट थे वो मैंने कवर करा दिए, और इसी के साथ आपका सेशन हो जाता है खत्म, पूरा समाप्त, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर की है, ओके। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मगर आज थोड़ी एनर्जी डाउन थी, मुझे भी पता है, राइट। मगर आपको क्या करना है उसे हमको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा और वॉइस बढ़ा के और चीज़ों को पढ़ना है, जैसे आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। मिलती है नेक्स्ट सेशन के अंदर, और इसी के साथ आपका सितंबर मंथ पूरा का पूरा करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गया है। जो भी अगर अभी फ्यूचर में पेपर आ रहे हैं, आप 3 वीडियोस हमारे सामने हमने आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके रख दी है, जाओ फिर से देखो, उसे रिवाइज करो, ठीक है। और मेंस के लिए अलग से और हमें वीडियो बनाने पड़ेंगे, और आपको और हमें दोनों को साथ में मिलकर बहुत सारा काम करना पड़ेगा ही। अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है, तो उसका भी हमें वीडियो लाना पड़ेगा। हमें पता है अक्टूबर मंथ के अंदर दिवाली है, हैप्पी दिवाली है, मगर पढ़ाई भी साथ में होनी चाहिए और मजे भी अपनी जगह है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज।